माय डियर स्टूडेंट्स, काल की क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है, खत्म कर दिया था माय डियर आपका एटम जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो आपका कल की क्लास में कंप्लीट हो गया था। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एकदम नया चैप्टर न्यूक्लियस, जो कि उसी एटम का एक दूसरा हिस्सा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि नाभिक जो होता है वो परमाणु के अंदर होता है, एटम के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एटम का एक अलग पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नए फॉर्म में, नए तरीके से माय डियर, जिसका नाम है न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत अब पढ़ने वाले हैं। आने वाले 4 से 5 क्लासेस आपकी होंगी इस न्यूक्लियस की। और एटम की तुलना में अगर बात करें माय डियर, तो न्यूक्लियस से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम में होती है माय डियर। अगर आपके एग्जाम जो कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था वो 5 नंबर में अगर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में न्यूक्लियस वाले हिस्से से ही पूछा जाएगा। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 5 नंबर में पूछ दिया जाता है इस साल माय डियर, तो इसका मतलब साफ साफ है कि न्यूक्लियस से फिर 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर मिलकर के आपके 6 नंबर के क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं माय डियर। इसलिए अगर 5 नंबर का पूछ दिया गया तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको न्यूक्लियस से आएगा। पर अगर वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आया तो माय डियर, तो आपके न्यूक्लियस वाले सेक्शन से जो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं उससे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं आज का क्लास। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं माय डियर, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, कीजिए, और इस परिवार को बहुत बड़ा बनाना है। न्यूमेरिकल वाले बाबा जो चैनल है आप लोगों का, इसे बहुत बड़ा बनाना है माय डियर। 30 दिसंबर तक आपका क्रैश कोर्स मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। ये मेरी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है कि पढ़ने के साथ साथ इस परिवार को, इस फैमिली को बहुत बड़ा बनाने का भी जिम्मा आपके ऊपर है माय डियर। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स माय डियर। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू करने वाले हैं, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन से टॉपिक की, कि किसी एटम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते कैसे हैं माय डियर, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। किसी परमाणु को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स यहां होता है, जेड यहां होता है ए। हम किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जेड क्या है माय डियर? एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक। ये देखिए, इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें माय डियर आप पहले से पढ़ के आए हुए हैं। परमाणु क्रमांक, और ये क्या है? एटॉमिक मास। ये क्या है माय डियर? एटॉमिक मास या मास नंबर। ये क्या है? एटॉमिक मास या मास नंबर। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, ये होता है माय डियर, ये होता है। तो जेड जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन होगा किसी एलिमेंट, किसी एटम के अंदर, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। और किसी भी एटम में, एटम हमेशा क्या होता है, हम लोग क्या मानते हैं कि न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। जो जेड होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है माय डियर, वो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है। और जो ए होता है, ए एटॉमिक मास, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। कौन? एटॉमिक मास। किसी भी एटम का जो सारा मास होता है उसके नाभिक पे, उसके न्यूक्लियस पे केंद्रित होता है माय डियर। सारा का सारा मास कहां होता है?
उसके नाभिक पे होता है। और नाभिक में होता कौन है? न्यूक्लियस में होता कौन है? बोला सर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इसका मतलब कि पूरे एटम का जो मास है वो किसके पास है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी? एटॉमिक मास कहलाएगी। ठीक। और जेड क्या है? प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, या जेड को परमाणु क्रमांक हम लोग बोलते हैं। तो आप सभी को पता है, क्या पता है कि किसी भी एटम के नाभिक में, ये नाभिक में कौन रहता है? बोला सर न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। और ऑर्बिट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। तो Z जब आपका एटॉमिक नंबर है वो आपको बता दिया कि सर इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, और A बताता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी वैल्यू हो रही है। अगर हमसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है यहां से क्या, कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, न्यूट्रॉन की संख्या, फिर से सुनिए माय डियर, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है न्यूट्रॉन की संख्या बताना होता है। आपको क्या बताना होता है? न्यूट्रॉन की संख्या। बोला सर ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है। तो बोला हम कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए जेड जो है जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, मतलब ये प्रोटॉन की संख्या और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यानी ऊपर वाले में से अगर नीचे वाला माइनस कर दे, घटा दे, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रॉन बच जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हिंदी में लिखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए, ए में से जेड को माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में आ चुका है कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड करके। ए ऊपर में परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान है, और नीचे में परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर अगर आप घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए, ये नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए माय डियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करता हूं आप सभी ने ये नोट्स बना लिया होगा, लिख लिया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़े इसके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट बनाइए हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के प्रकार। तो नाभिक में हम लोग देखेंगे पहला नंबर आइसोटॉप्स, समस्थानिक, आइसोटॉप समस्थानिक। तो माय डियर ये सब कुछ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक क्लास में, आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबारिक अपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है माय डियर। फिर भी हम लोग को यहाँ भी पढ़ना है तो हम यहाँ भी पढ़ेंगे। नाम ही से हम लोग को पता चल जाता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आइसोटॉप्स समस्थानिक, यानी कि ऐसा एटम, ऐसा नाभिक जिसके स्थान क्या हो, निश्चित हो। और स्थान निश्चित कब होंगे किसी चीज के, जब जो है उसका एटॉमिक नंबर सेम हो। किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर, अगर 2, 4, 5 एटम हमको दे दिया गया और सभी एटम का, सभी परमाणु का अगर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक संख्या अगर सबका समान है, इक्वल है, तो वो दोनों सभी क्या होंगे आपस में, वो सभी के सभी क्या होंगे, आइसोटॉप्स होंगे। किसी भी एटम का अगर आपका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब है उनका पोजीशन भी सेम होगा, उनका पोजीशन नहीं बदलेगा, क्योंकि एलिमेंट वाइज एलिमेंट होता है ना माय डियर। आप सोचिए मेरी बात कि अगर आप देखते हैं कि सर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। अगर आपका हीलियम है तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8।
ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बोला सर ये जो एटॉमिक नंबर है, देखिए आप परमाणु क्रमांक जो है, अगर परमाणु क्रमांक अगर बदल दीजिएगा तो तत्व ही बदल जाएगा, तत्व नहीं बदल जाएगा। बोला तत्व बदल जाएगा सर, एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। अगर आपने एटॉमिक नंबर चेंज किया, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक चेंज किया तो एलिमेंट ही बदल जाएगा, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा माय डियर। आया बात समझ में? तो अगर एलिमेंट ही चेंज हो गया तो उसका जगह चेंज नहीं हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी चीज का स्थान निश्चित कब रहेगा? जब एलिमेंट एक ही रहे, रूप अनेक रहे। तत्व एक, रूप अनेक। अगर ऐसा है तो बोलेंगे माय डियर कि वो समस्थानिक है, उसका स्थान समान है, बदलता नहीं है स्थान पीरियोडिक टेबल में माय डियर। आया बात समझ में? स्थान कब समान होगा? जब तत्व एक ही हो, और तत्व वही होगा तो उसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर बदलेगा नहीं माय डियर। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं समभारिक, पढ़ेंगे आइसोबार पढ़ेंगे। तो आइसोबार में आपका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इसका मतलब अगर समभारिक की बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा समभारिक आइसोबार, तो आइसोबार में एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो अगर आप एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक अगर बदल दीजिएगा तो एलिमेंट ही अगर चेंज हो गया तो पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान थोड़ा ना फिक्स रहा माय डियर, चेंज हो गया उसका लोकेशन। इसका मतलब आइसो बार का लोकेशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं रहेगा, वो बदलेगा, एक जगह पे नहीं होंगे। लेकिन आइसोटॉप्स एक ही जगह पे होंगे क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनका लोकेशन भी सेम होने वाला है माय डियर। आया बात समझ में? फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ। The atoms of an element which are having same atomic number and different atomic mass is called isotopes. किसी तत्व के वैसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या का मान समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान का मान अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए। चलिए due to same atomic number they occupied same position in periodic table. समान परमाणु संख्या
के कारण इनका स्थान आवर्त सारणी में समान होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे माय डियर। हाइड्रोजन हैज 3 isotopes। हाइड्रोजन हैज 3 isotopes। हाइड्रोजन के पास 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के पास होते हैं। लिख लेंगे कौन कौन से? 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 का नाम होता है प्रोटियम। 1H1 का नाम प्रोटियम। 1H2 का ड्यूटेरियम और 1H3 का ट्राइटियम। नाम भी इसका वैसा ही है। इंग्लिश में हिंदी मीडियम के बच्चे घबराएंगे नहीं, नाम बिल्कुल ऐसा ही है। 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। माय डियर फटाफट से नोट डाउन कीजिए। केबल जो है फंस जाता है, कोई बात नहीं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं माय डियर, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें और एक लिखना चाहते लिख सकते हैं। गोल्ड के पास, गोल्ड हैज 32 आइसोटॉप्स। सोना के पास 32 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 32 समस्थानिक। सबसे ज्यादा किसके पास होते हैं समस्थानिक? सोने के पास 32 होते हैं। गोल्ड हैज 32 आइसोटॉप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर, आइसोबार। समभारिक, सबके बारे में मैंने अभी बता दिया। भारिक माने भार समान है। समान क्या है? भार। भार मतलब मास इसका एक्चुअली में समान है। वेट की बात नहीं करेंगे, भार की मास की बात करते हैं। इसका मास क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। यानी कि ऐसे परमाणु जिनका एटॉमिक मास अगर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एकदम उल्टा, पिछले वाले से उल्टा करना है हमको, तो हम क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। Those atoms which are having same atomic mass but different atomic number is called isobar। वैसे परमाणुओं जिनका द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, समभारिक कहलाते हैं। मैं बार बार बोलता हूं माय डियर कि मैं जब लिखता हूं हिंदी तो थोड़ा सा क्या है कि आपको हो सकता है कई ऐसे शब्द हो जो देखने में दिक्कत हो, इसलिए मैं एक एक शब्द का आपको प्रोनाउंसिएशन करता हूं ताकि आप समझ पाए, सुन के आप भी लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। आप फटाफट से नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए। चलिए मैं ये सब मिटा देता हूं। Due to different atomic number
they occupy different location in periodic table. परमाणु संख्या अलग अलग होने के कारण आवर्त सारणी में इनका स्थान भी अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए माय डियर, वीडियो रोकिए और नोट्स बनाइए। चलिए, अच्छा एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? संभारिक एग्जाम्पल में 1s3 एंड 2s3। देखिए दोनों का एटॉमिक मास क्या है? सेम है। ये क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। या इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लोरीन 1737 एंड सल्फर 1637। ये देखिए एटॉमिक मास क्या है? सेम है। एटॉमिक मास 3 एटॉमिक साथ 37 होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं? ये दोनों क्या है आपस में? ये दोनों आपस में समभारिक हो गए और ये दोनों भी आपस में समभारिक हो गए। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये लिख लेंगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए थर्ड नंबर। आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे मतलब नाम ही से चल रहा है सम न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, दोज एटम्स, बिल्कुल हूबहू एक जैसा डेफिनेशन में लिखा रहा हूं ताकि आपके याद करने के लिए बहुत आसानी हो। एक बार आप पढ़ें और सब कुछ लिख डालें। दोज एटम्स व्हिच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is called as isotones. वैसे परमाणुओं जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। वैसे परमाणुओं जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं माय डियर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। डेफिनेशन आप नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्लोरीन 1737 एंड पोटेशियम 1939। ठीक है, बोला सर यहां पे देखिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन की संख्या 17 में से 37 निकालेंगे, 37 में से 17 ले जाएंगे तो बोला कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा सर। बिल्कुल, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। यहाँ सर 19 है, 39 है और यहाँ 19 है, तो यहाँ 39 माइनस 19 बोला कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा सर। तो यहाँ भी न्यूट्रॉन 20 और यहाँ भी न्यूट्रॉन 20, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? क्लोरीन 1737 और पोटेशियम 1939 क्या हो जाएंगे आपस में? सम न्यूट्रॉनिक। इसके पास भी 20 न्यूट्रॉन और इसके पास भी 20 न्यूट्रॉन है। एग्जांपल में फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए माय डियर। मैं इसे मिटा देता हूं। आगे नोट लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। क्या? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। किसे दिखाते हैं? AMU लिखते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट को। तो आपको जस्ट याद रखना है इसकी वैल्यू कि सर एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। तो ये जो है 1.667 इंटू 10 के पावर -27 kg के बराबर होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू इतनी है। एक्चुअली में होता है कार्बन के मास के 1/12 के वैल्यू के बराबर होता है। कार्बन का जो एटम होता है उसके मास का 1/12वां पोर्शन, 12वां हिस्सा कार्बन के द्रव्यमान का, उसके बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इतना वैल्यू आता है और ये लगभग जो वैल्यू है आपका वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर जाता है। बोला सर ये आप याद कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपसे एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक AMU बराबर होता है 931.5 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है कि अगर हम लोग एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें, ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें लगभग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्राप्त होता है। अभी आपको आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन लिखाऊंगा, वहां भी ये बात समझा दूंगा। 931.5 बड़ा सर पॉइंट में, फ्रैक्शन में 0.5 हटा दीजिए, तो लगभग कैलकुलेशन में 931 ही मान लेते हैं। ये बच्चे याद रखेंगे क्या होगा माय डियर? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6, याद रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको कितनी बार पढ़ा चुका कि ऊर्जा का मात्रक, एनर्जी का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। मिटा दूं? बोला सर मिटा दीजिए, कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो हमने लिख लिया है। चलिए, आप सभी माय डियर स्मार्ट हैं और आशा करता हूं कि आप अपनी स्मार्टनेस एग्जाम में भी दिखाएंगे और जबरदस्त नंबर 90 से ज्यादा लेकर के आएंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार। आकार बोले तो माय डियर त्रिज्या की बात करता है, रेडियस की बात करते हैं। अगर किसी न्यूक्लियस के साइज की, नाभिक के साइज की, नाभिक के आकार की बात अगर हमको करनी है तो इसका मतलब यह है कि हमें नाभिक का त्रिज्या बताना है, न्यूक्लियस का रेडियस हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? लिख लेंगे। कैसे बताएंगे? लिखिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज volume of nucleus is directly proportional to its atomic mass। नाभिक का आयतन उसके परमाणु भार के समानुपाती होता है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। जो वॉल्यूम होता है माय डियर, नाभिक का जो साइज होता है, अगर हमको वो बताना है तो हमको एक बात ये जानना होगा
कि किसी भी एटम का जो नाभिक होता है, उसका जो आयतन होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा उसका मास है। किसी भी नाभिक का जितना ज्यादा मास होगा, उसका वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा, उतना ही आयतन ज्यादा होता है माय डियर। इस बात को आपको समझना होगा। फटाफट से ये नोट कीजिए, हमें रेडियस का फॉर्मूला निकालना है, तुरंत निकाल लेते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और ये लिख लीजिएगा। बोला सर वॉल्यूम, नाभिक का जो साइज है, नाभिक का साइज हम कैसा मानते हैं? बोला सर स्फेरिकल मानते हैं। कैसा मानते हैं? गोलाकार मानते हैं। कैसा मानते हैं? गोलाकार। और गोला का, स्फेयर का आयतन कितना होता है? बोला सर आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर। तो किसी गोले का आयतन कितना होता है? स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? बस सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और हमें कहा जा रहा है कि जो वॉल्यूम है, ये जो आयतन है, ये समानुपाती होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? एटॉमिक मास के। ये रहा एटॉमिक मास, ए के प्रोपोर्शनल होता है। हमने कर दिया प्रोपोर्शनल। बोला सर कि जो 4/3 पाई है, ध्यान दीजिए, ये जो 4/3 इंटू पाई, ये तो कांस्टेंट ना है, ये तो नहीं बदलेगा, ये तो नहीं बदलेगा। चाहे आपका स्फीयर छोटा हो, चाहे स्फीयर बड़ा हो, ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है हर स्फीयर के लिए। तो बोला सर ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया सर कि ये जो है आर क्यूब, ये जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल मान लो किसके? एक के प्रोपोर्शनल मान लो, क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, उसे हटा दीजिए। तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल होता है किसके? ए के एटॉमिक मास के। बोला सर ये आर क्यूब पावर 3 है, इधर उधर पावर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? तो उधर जाएगा पावर अगर, तो एक का पावर कितना हो जाएगा? बोला सर 1/3, पावर उल्टा हो जाएगा। यहाँ का पावर 3 अगर इधर जाएगा तो 1/3 पावर हो जाएगा। बोला बिल्कुल सर हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, R0 इंटू ए का पावर 1/3। ये आ गया हमें रेडियस का फॉर्मूला आ गया। किसी भी स्फीयर के लिए, किसी भी नाभिक का जो त्रिज्या होता है, नाभिक की त्रिज्या R बराबर R0 ए का पावर 1/3 होता है। जहां R0 की जो वैल्यू है वो लगभग होती है 1.2 इंटू 10 का पावर -15 मीटर। ये R0 की वैल्यू लगभग कांस्टेंट है। ये कितनी होती है? 1.2 इंटू 10 के पावर -15 मीटर। तो ये हो गया आपके पास नाभिक का आकार कितना होता है, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी होती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। फटाफट से नोट डाउन कीजिए माय डियर। चलिए एक नोट वापस से, एक नोट लिख लीजिए, एक नोट फिर से लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए एक नोट लिख लेंगे। क्या? न्यूक्लियस डेंसिटी is independent from atomic mass and nucleus size। ये याद रखेंगे माय डियर। ऑब्जेक्टिव के लिए नाभिक का जो घनत्व होता है माय डियर, जो नाभिक का घनत्व है ना, वो एटॉमिक मास पे निर्भर नहीं करता है। नाभिक का घनत्व बदलता नहीं है माय डियर। तो नाभिक का घनत्व उसके परमाणु भार तथा आकार पर निर्भर नहीं करता है।
किसी भी नाभिक का जो घनत्व होता है, किसी भी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है, वो उसके एटॉमिक मास यानी कि उसके परमाणु भार के ऊपर और ना ही उसके साइज के ऊपर यानी उसके आकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इस बात को ऑब्जेक्टिव के लिए हम याद रखेंगे। ठीक है, मैं हट गया हूं, आप आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आज के लिए आखिरी टॉपिक 2 मिनट में खत्म करेंगे, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। द्रव्यमान ऊर्जा के लिए आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया है। क्या दिया है सर? कि E इक्वल टू mc²। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग E इक्वल टू क्या होता है? mc²। E क्या होता है? एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। m क्या होता है? बोला सर द्रव्यमान होता है। और c क्या होता है? बोला सर वेग होता है, वेलोसिटी होता है। ये बात होता है, E ऊर्जा, m द्रव्यमान, c वेग होता है। तो आइंस्टीन क्या कहते हैं? देखिए ये जो टॉपिक है आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, ये मानिए एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है इसका, E इक्वल टू mc²। पर कभी भी आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ना ही कभी आता है। हम लोग को बस याद रखना है कि हाँ आइंस्टीन ने जो बातें कही थी एनर्जी के बारे में, उन्होंने क्या बात कहा था, बस अपने दिमाग में एक बात फिट कर लीजिएगा कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन का मतलब क्या होता है। E इक्वल टू mc² जो रिलेशन होता है इसका मतलब क्या है। तो आइंस्टीन ने एक बात कही थी, वो एक यही कही थी बात कि माय डियर, दिमाग में बैठा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में ये टॉपिक, चूंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में या इंजीनियरिंग का पोर्शन होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो रिसर्च का भी एक बड़ा सा हिस्सा है। आप जब जाएंगे न्यूक्लियस फिजिक्स का तो ये जो है बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। मैडियर टाइम स्पेस का आजकल बहुत सारा रिसर्च चल रहा है कि कैसे हम लोग फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं। तो टाइम स्पेस की भी कहानी इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड होती है माय डियर। तो ये बहुत सी बातें हैं, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतनी सी बात जाननी है कि E इक्वल टू mc² का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आइंस्टीन ने ये कहा था कि किसी भी बॉडी के पास, दिमाग से फिर से सुनिए, किसी भी बॉडी के पास एनर्जी उसके मास की वजह से होती है, उसके द्रव्यमान की वजह से उसके पास ऊर्जा होता है। अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं है तो उसके पास ऊर्जा भी नहीं होता है। ये आइंस्टीन कहते हैं इस इक्वेशन के थ्रू कि किसी भी बॉडी के पास, फिर से सुनिए माय डियर, किसी भी बॉडी के पास जो एनर्जी होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, वो एनर्जी सिर्फ उस बॉडी के मास की वजह से ही आता है। अगर मास है तो एनर्जी है, मास नहीं तो एनर्जी नहीं। कुल मिला के इनका कहना यह था कि किसी बॉडी का मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, किसी बॉडी का मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब आप जब ये सुनेंगे तो आपके लिए लगेगा कि ये सर क्या बातें बोल रही हैं, पर यही आइंस्टीन ने, अगर ये मार्कर है, जब इसको मैं फेंकूंगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी माय डियर। अब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसके मास की वजह से ही होगी, ये आइंस्टीन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये आइंस्टीन साहब कह रहे हैं माय डियर कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी उसके मास की वजह से ही आ रहा है, यानी उसका मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसी बॉडी का मास ही उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको हम फेंकेंगे तो इसके पास एनर्जी होगी, और वो एनर्जी इसके मास की वजह से होगी। इसका मतलब इसका मास घटेगा, कम होगा, तभी वो मास ऊर्जा में कन्वर्ट होगा माय डियर। यानी कि अगर मार्कर मैं बोलूं कि 1 किलोग्राम का है तो इसको फेंकूंगा तो आइंस्टीन के हिसाब से ये 950 ग्राम ही होगा, 50 ग्राम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इनका बात कहना है आइंस्टीन का, कि किसी बॉडी का मास ही एनर्जी में कन्वर्ट
हो जाता है। और अगर किसी बॉडी को आपने लाइट की स्पीड के साथ फेंक दिया, अगर किसी बॉडी को आपने क्या कर दिया, लाइट प्रकाश की चाल से लाइट की स्पीड के साथ अगर आपने फेंका, तो उसका सारा का सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और सारा का सारा मास जब बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा, एनर्जी में ही चेंज हो जाएगा, तो जब मास ही नहीं रहेगा तो बॉडी कहां से आएगा माय डियर? इसका मतलब वो बॉडी ही गायब हो जाएगा। ये कहते हैं आइंस्टीन कि अगर किसी बॉडी को आपने क्या किया, लाइट की स्पीड के साथ फेंक दिया, तो गायब हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। उसका जब मास ही नहीं रहेगा तो उसका एग्जिस्टेंस भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आज तक लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चलने वाली कुछ भी किसी भी चीजों का पता नहीं चला है। हालांकि आए दिन ऐसा रिसर्च होते रहते हैं और लोग कहते रहते हैं कि हमने खोज दिया ऐसा कर दिया, पर अभी भी कोई इसका प्रूफ नहीं है कि किसी भी चीज को हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फेंक सकते हैं। ऐसा कोई रिसर्च अभी तक नहीं हो पाया है माय डियर। तो ये था आइंस्टीन का इक्वेशन और आज का क्लास भी माय डियर। कल से हम लोग इसके आगे की क्लास, आगे के टॉपिक्स शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, जो होगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो सक्रियता के बारे में। और रेडियो सक्रियता के लिए आपको रदरफोर्ड ने क्या नियम दिया था उसका भी डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।